हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश सर। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल सुपर एजुकेशन एंड कॉमेडी शिक्षक पर आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 की मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वास्तविक संख्याएं क्या होती है इसको समझने से पहले हमें अंक को समझना है। हमारी जो भारतीय संख्या पद्धति है, उसमें जो अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होते हैं। हमारी भारतीय संख्या पद्धति में 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं अंकों के मदद से जो भी संख्याएं होती है उनका निर्माण होता है। तो हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब चलिए हम शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या समझने से पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिससे वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती है, वैसी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे किसी भी वस्तु को हम काउंट करते हैं, गिनते हैं। कैसे गिनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से हम वस्तुओं को काउंट करते हैं। यानी 1 से शुरू होने वाली अनंत तक की, 1 से शुरू होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक की जो संख्या जाती है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको n से डिनोट किया जाता है। 1, 1, 2, 3, 4 ... ये इनफिनिटी तक होती है। 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जो भी संख्याएं वस्तुओं को गिनने में प्रयोग लाई जाती है उस संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद ये प्राकृतिक संख्या के बाद हमारे गणितज्ञों ने कहा ये पूरा नहीं है, इसको पूरा करने के लिए यदि हम शून्य को भी सम्मिलित कर लें, यदि इस प्राकृतिक संख्या के परिवार में हम शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। यदि हम प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो बन जाती है पूर्ण संख्याएं, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। ये 0, 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिट। 0 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यदि प्राकृतिक संख्या के परिवार में हमने क्या किया? 0 को सम्मिलित कर दिया तो सारी प्राकृतिक संख्या भी क्या बन गई? पूर्ण संख्या। अब इसका नया नाम हो गया पूर्ण संख्या। लेकिन क्वेश्चन उठता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो बोलेंगे नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ये 9वीं में हम पढ़ चुके हैं। चलिए पूर्ण संख्या के बाद चलते हैं। अब इस पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लें। इस पूर्ण संख्या में हम यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो कहलाता है पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटेजर्स। इसे हम Z से डिनोट करते हैं। जैसे -∞, -3, -2, -1, 0, 1, 2 ... इन्फिनिट। ये -∞ से लेके इन्फिनिट तक होती है, प्लस इन्फिनिट तक होती है। यानी पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्याओं को यदि सम्मिलित कर देते हैं वो संख्या बन जाती है पूर्णांक और सभी पूर्ण संख्याएं बन गई पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण संख्या भी है, वो पूर्णांक की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक न तो पूर्ण संख्या कहलाती है और न ही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो एक बार फिर से पूर्णांक क्या है, इंटीजर्स क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह ही पूर्णांक कहलाता है। यदि हम धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्णांक कहलाता है। अब इस पूर्णांक में यदि हम फ्रैक्शनल नंबर को भी सम्मिलित कर लें, तो कहलाती है वो परिमेय संख्याएं। यदि पूर्णांक में हम फ्रैक्शनल नंबर को भी सम्मिलित कर लें तो क्या कहलाती है वो? परिमेय संख्याएं, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं।
ये जैसे 1/2, -1/2, -1, 2, ये डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं etc, ये सभी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां एक शर्त होती है p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल 0 हो। एक बार फिर से, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु एक शर्त होती है जो p और q, p का मतलब ऊपर वाली संख्या, अंश, और q का मतलब हर, p और q दोनों क्या हों? एक पूर्ण संख्या हों, एक पूर्ण संख्या हों, एक पूर्णांक हों, दोनों क्या हों? पूर्णांक हों, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें इसे हम q डैश से डिनोट करते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल 0 हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, पाई, 0.12122, 122, डॉट डॉट डॉट, ये इस तरह की संख्याएं जो होती है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इन्हें हम p/q के रूप में डिनोट नहीं कर सकते हैं। और ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं वो संख्याएं परिमेय कहलाती हैं, और जिन्हें हम p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। और इस परिमेय और अपरिमेय को दोनों को मिला दें, एक समूह में रख दें, तो उस समूह का नाम हो जाता है आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये -∞ से +∞ तक होता है, +∞ तक होती सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। प्राकृत संख्या में हम शून्य को सम्मिलित कर दिए तो पूर्ण संख्या कहला गई। पूर्ण संख्या में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिए तो ये पूर्णांक हो गई। और पूर्णांक में हम फ्रैक्शनल नंबर को भी और डेसिमल नंबर को भी सम्मिलित कर लिए तो परिमेय संख्या हो गई। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को संग्रह को सम्मिलित कर लिए तो वास्तविक संख्या हो गई। परिमेय और अपरिमेय को एक समूह में रख दें तो संख्याएं वास्तविक संख्याएं। वही संख्या हम वास्तविक संख्याएं आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। परिमेय संख्या पूर्णांक और भिन्न का संग्रह होता है। पूर्णांक जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक दोनों का संग्रह होता है। और जो पूर्ण संख्या होती है 0 और प्राकृत संख्या को मिला दे तो पूर्ण संख्या बन जाती है। ये संख्या, ये हम थोड़ा सा रिवीजन किए पिछले कक्षा का, ये क्लास 9th में पढ़े थे अच्छे से, इसको रिवीजन किए। अब रिवीजन के माध्यम से अब क्लास 10th में हम वास्तविक संख्या जो पढ़ने जा रहे हैं, तो वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए हम इसको आपको समझाया इस माध्यम से। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी संख्याएं। अब चलो चलते हम 10th क्लास की मैथ सीखते हैं। प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, कोई खास अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। तो सबसे पहले हम प्रमेयिका शब्द को जानना है। प्रमेयिका क्या है? तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इससे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। प्रमेयिका फिर से, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है 18 और 4। इसमें से कौन बड़ा है? 18 और 4 लेस देन है। अब इस दो धनात्मक पूर्णांक से हमें दो और धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे। इन दो धनात्मक पूर्णांक से हमें दो और पूर्णांक मिलेंगे जो इनमें विद्यमान होते हैं। ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए 18 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 18 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 का टेबल रीड करेंगे 18 से मोर देन एनी
4 का पहाड़ा पड़े, 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 चौको 16 और ये माइनस कर दिए तो 2 आ गया। ये हमें मिल गया भागफल क्वोशेंट, इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्वोशेंट, और ये मिल गया हमें रिमाइंडर, और ये हमारा भाजक जिसे हम बोलते हैं डिवाइजर, और ये हमारा है भाज्य जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड। बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को भाग गए तो हमें क्या मिल गया? भागफल क्वोशेंट मिला, रिमाइंडर मिला, शेषफल और भाजक मिला। अब इसको हम जनरलाइज करते हैं। मान लीजिए ये संख्या को हमने a मान लिया और इस संख्या को b मान लिया, क्योंकि पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं, हम उनको कैसे एक एक करके रख सकते हैं। तो मान लीजिए कोई भी पूर्णांक a है और कोई भी पूर्णांक b है। यदि a और b को a को b से यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है r और q मिलता है हमें। इसको जनरलाइज करते हैं तो इसको जिस तरह हम लिख सकते हैं, ये बड़ी संख्या को छोटी संख्या से मदद से लिख सकते हैं हम। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। मान लीजिए आपका भाजक 4 है, भागफल आपका 4 है और प्लस शेष कितना 2 है, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 2 18। इसके मदद से हम इसको लिख सकते हैं। यही है प्रमेय का, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय का, यही है प्रमेय का। अब इसको जब जनरलाइज करते हैं हम, a को लिख सकते हैं BQ प्लस R, जहाँ a बड़ा होता है b से, a बड़ा होता है b से, और 0 लेस देन छोटा होता है और बराबर होता है किसके? r के। r मतलब रिमाइंडर, शेषफल के, और शेषफल जो होता है वो भाजक से यानी b से कभी बड़ा नहीं होता। ये जो शेषफल होता है हमारा वो कभी भी इस संख्या से, भाजक से कभी बड़ा नहीं होता है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं ये हमेशा भाजक से छोटा ही रहेगा। तो जो रिमाइंडर है वो 0 मिल सकता है हमें, और या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा तो b से छोटा होगा यदि भाजक से वो छोटा होता है। एक बार फिर से, कोई भी ये इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय का है आपकी, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय का, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होती हैं कि a बराबर BQ प्लस R, जहां 0 जो होता है वो r से छोटा होता है और बराबर होता है, किंतु r जो होता है वो b से छोटा होता है। ठीक है, तो हमेशा जो शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से छोटा मिलेगा, भाजक से हमेशा छोटा रहेगा, भाजक के बराबर कभी नहीं होता, ना उस बराबर होता है ना उससे बड़ा होता है। तो हमें याद रखना है कि जो शेषफल होगा, जो रिमाइंडर होगा, जो r होगा, वो हमेशा किससे? भाजक से छोटा होगा और b से, भाजक से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। हमें रिमाइंडर के रूप में 0 मिल सकता है या b से छोटा, भाजक से छोटा मिल सकता है। चलिए
ये है हमारा युक्लिड विभाजन प्रमेय। एल्गोरिथ्म सुप्रभाषित चरणों का एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने को एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ये कहता है एल्गोरिथ्म जो शब्द होता है एक समस्या को हल करने का स्टेप बाय स्टेप एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। किसी को डिवाइड करने का ये कह सकते हैं हम, ये महत्तम समवर्त जो युक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने को एक तकनीकी है। आपको याद होगा दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, एचसीएफ का सबसे बड़ा पूर्णांक डी है और ए बी दोनों पूर्णांक विभाजित करता है। तो आप समझ गए युक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है एक एचसीएफ निकालने के एक श्रृंखला की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस होती है। कैसे? जैसे देख लीजिए हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी। सॉरी अभी हम ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं 36 और 4। अब इसको हम कौन सा ग्रेटर है 38 4 से बड़ा है, इसको हम प्रमेयिका का प्रयोग किए, इसको हम इस तरह राइट कर सकते हैं 38 और 4। आप 4 का टेबल पढ़ें 7 टाइम जाएगा 5 टाइम, 9 टाइम जाएगा 36। और अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 2 बचता है। अब इस 2 में इस 4 को इस 2 से डिवाइड कर दें, 2 2 जा 4 0। इसी प्रक्रिया को, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड, इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं एल्गोरिथम, युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। युक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही एल्गोरिथम है और एल्गोरिथम ही प्रमेयिका है। आप आगे पढ़ेंगे। इसमें कुछ टिप्पणियां दी हुई है। युक्लिड विभाजन प्रमेयिका और युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परस्पर इतने अंतर्निहित हैं कि लोगों प्राय युक्लिड विभाजन प्रमेयिका को युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। और यद्यपि युक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम को केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए ही लिखा गया है ना। युक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है केवल वो धनात्मक पूर्णांकों के लिए प्रयोग किया जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। नंबर फर्स्ट देखते हैं 4052 और 12576 का एचसीएफ युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको बताए हैं युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यहाँ पे देखें हल 4052 और 12576। इसमें से पहले हम कंपेयर करते हैं कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉल। तो 12,576 इज ग्रेटर देन 4052, यानी 12576 बड़ा है 4052 से। इसलिए युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 576 इज ग्रेटर देन 4052। 12576 जो है बड़ा है 4052 से, इसलिए ये इस केस में, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 12576 यानी 12,576 इक्वल 4052। अब क्या करें, इसमें इससे हम भाग दे दें। यहाँ पे 12576 4052, ये 3 टाइम जाएगा, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1 और 4 3 जा 12, माइनस करेंगे 0 2 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 0। ये प्रक्रिया में क्वोशेंट कितना मिल गया, क्वोशेंट रखेंगे क्यू बी क्यू
की जगह में 3। रिमाइंडर कितना अपने पास 420। चलिए ये हुआ। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर नॉट इक्वल 0, इसलिए फिर से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा 4000 जो भाजक है वो आगे आ जाएगा। अब उसको इस रूप में लिख सकते हैं और इसको यहाँ पे कर लें 52 और यहाँ पे आ जाएगा आपका जो शेषफल है 20 और मल्टीप्लाई। फिर से इसको डिवाइड करेंगे, ये शायद 9 टाइम जाएगा, 0 37। अब इसको माइनस कर दीजिए 2 0 272। इसका जो हमें क्वेश्चन मिला 9 और रिमाइंडर जो मिला 272। अब इसी प्रक्रिया को हम फिर भी हमारा जो रिमाइंडर और 0 नहीं हुआ, क्योंकि आर नॉट इक्वल 0, इसलिए फिर प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 420 इक्वल आप 420 और 272 यहाँ आ जाएगा। आप इसको करेंगे 272 420, तो ये 1 बार जाएगा आपका 272 148। ये आपका 1 टाइम गया प्लस 148। अब यहाँ पे भी जो शेषफल है वो नॉट इक्वल 0 है, इसलिए आप फिर से 272 इक्वल हो जाएगा 148 इंटू, अब फिर से डिवाइड करेंगे इसमें 272 तो 1 टाइम जाएगा, 12 में 4 5 हुआ 124। फिर से 1 टाइम गया और ये प्लस हो गया 124। फिर अभी अपना रिमाइंडर नॉट इक्वल 0 है, फिर से आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा 148 इक्वल 124 इंटू, अब यहाँ पे कर लें 148 124, 1 बार जाएगा 420 24। फिर से हमारा वही, क्योंकि आर नॉट इक्वल 0 है, इसलिए अब 124 यहाँ आ जाएगा और 24 यहाँ, और फिर डिवाइड कर देंगे इसमें 124 को, 4 टाइम जाएगा
6, 14 में 6 माइनस किए कितना आएगा? 10, 0, 28। तो ये आ गया आपका 4 टाइम प्लस 28। सॉरी, पाँच चौको 20 की शून्य हासिल 2 12 4 आ गया। सही, 5 बार जाएगा ये आपका, और 5 बार गया प्लस 4। यहाँ पे भी नॉट इक्वल 0, इसलिए फिर बढ़ जाएगा। अब 24 यहाँ आ जाएगा, इसलिए 24 इंटू 24 इक्वल टू, अब आपका 4 यहाँ आ जाएगा इंटू 24 इधर आ जाएगा, चौको 24, 0 0, 6 आएगा यहाँ प्लस 0 यहाँ, क्योंकि r इक्वल 0 है, r इक्वल 0 है, यह प्रक्रिया समाप्त होती है। यहाँ पे r इक्वल 0 है, यह प्रक्रिया यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त होती है क्योंकि अंतिम भाजक अंतिम भाजक 4 है, इसलिए HCF ऑफ 4052 और 12,576 का हो जाएगा आपका 4। आंसर हो गया। ये है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करने की विधि। चलिए आज इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो लेक्चर में हम एग्जाम्पल 2, 3, 4 करने के बाद एक्सरसाइज भी करेंगे। तब तक बने रहिए, और हाँ, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे YouTube चैनल सुपर एजुकेशन एंड कॉमेडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इसी तरह हम डेली वीडियो आपको देते रहेंगे और मैथ 10th क्लास की पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।